नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय का अध्याय आत्मकथा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित। तो इसकी संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रथम प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो इसका उत्तर है कि कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं अर्थात कमजोरियों व कमियों का उल्लेख करना पड़ता है आत्मकथा में, और अपनी सरलता के कारण उसने कई बार अर्थात उसने से तात्पर्य है कि कवि प्रसाद जी ने कई बार धोखा भी खाया है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है, मजाक का कारण नहीं बनाना चाहता है अपने व्यक्तिगत जीवन को। तीसरा है कि जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाते हैं। जैसे इनकी पत्नी को याद करके ये अत्यंत दुखी हो जाते हैं। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, और एक ये भी कारण है कि उनके स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव हैं वो दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचते हैं। जब उनके मित्रों ने प्रेरित किया आत्मकथा लिखने के लिए तो प्रारंभ में तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उनके द्वारा आग्रह किया गया तो वो आत्मकथा लिखने के लिए राजी हुए। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा रहता है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि उसे हासिल नहीं हुई है जिसे वह लोगों के समक्ष प्रेरणा स्वरूप रख सके। तो इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं है। फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो पाथेय का शाब्दिक अर्थ होता है रास्ते का भोजन या सहारा, इसको संबल भी बोलते हैं। तो पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा प्रदान करता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी या प्रेमिका उससे दूर हो गई है, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति ही शेष रह गई है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन का सहारा बनाना चाहता है, अपने जीवन का संबल बनाना चाहता है, जो उसकी प्रेमिका की स्मृतियां हैं उन्हीं को। इसलिए स्मृति को पाथेय कहा गया है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति दी हुई है, उसका भाव स्पष्ट करना है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अर्थात मुझे जीवन में ऐसा सुख नहीं मिला है, केवल मैंने सुखों की कल्पना ही की है, और मैं उन सुखों की कल्पना करके और स्वप्न से भी जाग जाता था, और जब उन सुखों का आलिंगन करने लगता था तो वो मुस्कुराकर भाग जाते थे। अर्थात सुख केवल कल्पना मात्र ही रह गए थे, स्वप्न मात्र ही रह गए थे, ये बताया है। उत्तर दिया गया है कि कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहा था वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुए। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है, केवल छल है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है।
स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा है कि आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, कि वो जैसे ही सुख को अपनी बाहों में भरना चाहता है, आगोश में भरना चाहता है, तो सुख उसकी जिंदगी से, जीवन से चला जाता है। अगली पंक्ति है जिनका भी भाव स्पष्ट करना है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो ये प्रेमिका के लिए बताया है कि प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन किया है कि जिसके अरुण कपोलों की, अरुण मतलब आभामयी या लालिमामयी, कपोल गाल होते हैं, कि नायिका के आभामयी गालों की लालिमा में अनुरागिणी उषा, प्रेममयी उषा भी उससे अपना सुहाग अर्थात लालिमा उधार मांगती थी। तो यहाँ जो है नायिका, या कह सकते हैं कि कवि की प्रेमिका के सौंदर्य उषा की लालिमा से भी श्रेष्ठ बताया है। उत्तर दिया है कि कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती है, अर्थात उधारा मांग ली करती है। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार मैंने व्याख्या में बता दिया था कि किस प्रकार से होगा। उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को गौण बताकर वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वो सुखदायक क्षण पल किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, उज्जवल स्वच्छ, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं अग्रलिखित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे दिया गया है कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कविता में बिंबों का प्रयोग किया है, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ बिंब दर्शाया गया है, दृश्य बिंब है, स्पर्श बिंब है। आगे प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे यह विडंबना, अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो यहाँ विडंबना है, प्रवंचना है, सरलते है, इन सभी नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। फिर मानवीकरण शैली का प्रयोग भी किया गया है। जो मानवीकरण शैली है वो छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार में बता चुका हूँ कि जहाँ प्रकृति के अंगों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है वह मानवीकरण होता है। जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, तो थकना सोना मानव की क्रिया है। अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, तो यहाँ भी मानव की क्रिया है। इस प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ गया है। खिल खिलाकर आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मेरी मौन अनुरागी उषा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, छक अनुप्रास का।
अगला प्रश्न है कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। तो कवि प्रसाद जी ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुराकर भाग गई, आते आते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुए, कि जब वो उसे आलिंगन करना चाहता है, उन खुशियों को, उन सुख के कल्पनाओं को अपने आगोश में लेना चाहता है, तो वो सुख, वो प्रेमिका नायिका, वो उसके पास आते आते वापस लौट गई थी उसकी ज़िंदगी में। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहा है वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह सुख उस सुख से भी वंचित हो गया है, वह सुख उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ है, उस सुख से हमेशा वंचित ही रहा है। इस दुनिया में सुख केवल छल मात्र है, छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तिगत या व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है कि इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। प्रथम है सरल और भोले स्वभाव के या व्यक्तित्व के। प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था, आडंबर बिल्कुल भी नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वो भोलेपन में जीते रहे। इनकी दूसरी विशेषता है कि गंभीर और मर्यादित व्यक्ति थे। वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं या कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। फिर इनके व्यक्तित्व की विशेषता है विनयशीलता। प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है, उनकी महानता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो हमें महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनके जीवन गाथा पढ़कर हमें जानने को मिलेगा कि उन्होंने सफलता किस प्रकार से प्राप्त की, सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए कौन कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उनका सामना किया गया। तो इस प्रकार से आत्मकथ्य जो कविता है इसके संपूर्ण व्याख्या और प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।